हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट 2, जिसके अंदर हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को जो इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और मेमोरी। मेमोरी वापस दो हिस्सों में बटी हुई है, रैम और प्राइमरी मेमोरी और रजिस्टर्स। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये डायग्राम हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में जो है इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इसका कंसेप्ट और CPU का ओवरऑल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं सीधा ALU से। ठीक है, ALU ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में इधर की तरफ हैंड जो है प्लेस किया हुआ है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये एक डिजिटल सर्किट है जो प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो भी तब जब CPU डिमांड करे। ठीक है, एक CPU के अंदर एक से ज़्यादा ALU हो सकते हैं, यानी सिंगल यूनिट CPU के अंदर भी मल्टीपल जो है ALU हो सकते हैं। ठीक है, ALU जो है मेनली दो तरह के टास्क परफॉर्म करता है, दो सेक्शन में बटा हुआ, अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है इन सब ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से परफॉर्म करता है। लॉजिक सेक्शन या लॉजिक एप्लीकेशंस, यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा, इस टाइप के ऑपरेशन जो है परफॉर्म कराए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए ये वाला जो है ये वीडियो हमने लास्ट टाइम समझाया था कि कैसे ट्रांजिस्टर जो है लॉजिक जनरेट करते हैं। ट्रांजिस्टर की 3 पिन्स होती है जिनमें से दो आउटपुट एक इनपुट जनरेट करती है। अगर आप दोनों ही 0 देंगे तो आगे 0 आएगा और एक 0 1 देंगे तो 1 आएगा। ना व्हाट इज 0 1, ये बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर बात करें तो ये देखिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बैठा करके जो है हम लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ALU इन्हीं लॉजिक्स का इस्तेमाल करता है, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है। अब ALU का फंक्शनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टेटस है, ये ऑप कोड है यानी ऑपरेशन कोड, ये स्टेटस क्या चल रहा है और ये फाइनल स्टेटस क्या है, इनपुट स्टेटस, आउटपुट स्टेटस, ऑपरेशन कोड यानी जो सा ऑपरेशन चल रहा है उसको नंबर क्या दिया गया है वो, ये इंटीजर ऑपरेंड A, इंटीजर ऑपरेंड B एंड इंटीजर रिजल्ट Y जनरेट होगा। यानी कि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जहाँ पे दो इंटीजर पास किए हैं, उनके ऊपर जो है कोई फंक्शन अप्लाई किया है एंड देन उसका आउटपुट भी इंटीजर ही आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट दोनों को शायद एडिशन किया होगा। ठीक है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन के अंदर या फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अक्सर जो है इंटीजर वैल्यू फ्लोट में भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे दोनों का एडिशन किया, यानी A प्लस B का एडिशन करके Y जनरेट करके यहाँ से भेजा है। और ऑप कोड क्या डिसाइड करता है कि ऑपरेशन को कोड नंबर क्या देना ताकि उस कोड ऑप कोड से इसको सेव किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ALU का एग्जाम्पल दे रखा है A और B। ठीक है, यहाँ पे देखो S1 S0, ये S1 S0 जो है ये स्टेटस वेरिएबल्स है। दोनों का अगर 0 0 अप्लाई किया इसका मतलब कि एडिशन करना है, 0 1 किया, ठीक है, मतलब H0 जो उसके अंदर 1 वैल्यू पास करी तो A प्लस A का इंक्रीमेंट करना है। 1 0 दिया तो मतलब कि A को सेलेक्ट नहीं करना है, खाली B को फॉरवर्ड करना है। 1 दोनों ही 1 1 दे दी यानी X की वैल्यू 0 लिखनी है। तो इस तरह से A और B की जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग X का रिजल्ट आएगा। सपोज यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया, ठीक है, और दोनों S1 S2 की वैल्यू 0 0 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड होगा। लेकिन हकीकत में बाइनरी लैंग्वेज में 1 + 1 1 ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 0 1, ठीक है, यानी कि इधर से जो है क्या बोलते हैं 1 1 आया दोनों में से, और ये 0 और ये 1, तो A + 1 हो जाएगा। तो A तो मैंने 0 दे दिया तो 0 + 1 1 हो गया। तो वापस जो है B को तो हटा दिया, 0 + 1 1 हो गया तो 1 आगे चला गया। ठीक है, 1 and 0। अब इसमें क्या किया, S1 इसकी वैल्यू 1 और इसकी 0, मतलब ये S1 S2 की जो वैल्यू है, ये स्टेटस जो हमारे जो है ये स्टेटस, इनकी वैल्यू से पता लगेगा कि जो A और B दो जो वैल्यूज आ रही है उनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये रही A और B की वैल्यू। पहले दोनों 0 हैं, फिर दोनों की 0 0 जाएंगे, फिर 0 1 जाएगा, फिर 0 1 जाएगा, फिर 1 0 जाएगा, फिर 0 1, इस तरह से जो है एक बार में दोनों में से एक एक कोड आगे जाएगा। और इन S1 S2 के रजिस्टर की वैल्यू की वजह से जो है डिसाइड होगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से ALU काम करता है। कंट्रोल यूनिट का मेन टास्क होता है कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पूरे प्रोसेसर में मेंटेन और रेगुलेट करती है। इसके अलावा ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कोऑर्डिनेट और फंक्शनिंग करने के लिए भी कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का जो सर्किट होता है वो खुद जो है एक मतलब वो खुद भी एक सर्किट है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज़ करता है कंप्यूटर के बाकी सिस्टम्स के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, और साथ के साथ उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है और रेगुलर बेस पे परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, ये मेमोरी से अपने इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको डिकोड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है, ALU को भी कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ से दोनों ही जो है मेमोरी और ALU जो है इनपुट आउटपुट यूनिट से जुड़े हुए हैं। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट इनपुट आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल करता है। ये जो बड़े एरो जो है ये डाटा ट्रांसफर दिखाता है, जो मेमोरी ALU इनपुट आउटपुट के बीच में हो रहे हैं, और जो स्मॉल एरोज है ये कंट्रोल को दिखा रहे हैं, कंट्रोल बस को। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट की, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। ठीक है,
इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे इंस्ट्रक्शन डेटा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट सेव होते हैं। हालांकि सेकेंडरी मेमोरी भी एक पार्ट होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इंट्रोड्यूस नहीं करे क्योंकि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को कंसीडर ही नहीं करता। सीपीयू के अकॉर्डिंग कोई सेकेंडरी मेमोरी होती नहीं है। सीपीयू सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को ही कंसीडर करता है, जिसके अंदर आती है रैम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं। ये इंटरनल स्टोरेज यूनिट है जो चिप की फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, और सारा डेटा जो भी एग्जीक्यूट करना है, जितना भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सब मेन में सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर, इन प्राइमरी मेमोरी के अंदर पहले ट्रांसफर किए जाते हैं और देन जो वहाँ से सीपीयू के पास जाते हैं, सीपीयू वापस रैम में ही भेजता है। यानी सीपीयू को पता ही नहीं कि सेकेंडरी मेमोरी जैसी भी कोई चीज़ होती, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं करता। रजिस्टर्स की बात करें तो ये जो है ये सीपीयू के अंदर खुद मौजूद बहुत ही माइनर मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो बहुत ही माइनर डेटा होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ तभी तक जब तक एग्जीक्यूट करना, हाथों हाथ उस डेटा को ही हटाते रहते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्स 1 या 2 बिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जबकि प्राइमरी मेमोरी तो फिर भी 8 GB, 16 GB, 32 GB तक, 64 GB तक स्टोर कर सकती है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर दोनों ही वोलेटाइल होते हैं, डेटा को परमानेंट होल्ड नहीं करके रखते। काम होते ही डेटा को वापस इरेज कर देते हैं और सारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बात करें रजिस्टर्स की, ठीक है, रजिस्टर एक बहुत ही छोटा स्टोरेज डिवाइस पार्ट होता है जो कि सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। रजिस्टर क्या लेचेस का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट इज लेचेस? लेचेस का मतलब होता है एक तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट, आप एक डायोड मान लीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है, सॉरी, एक ट्रांजिस्टर मान लीजिए जो अपने अंदर एक बार में एक इलेक्ट्रिक इंपल्स को होल्ड करके रख सकता है। वही इलेक्ट्रिक इंपल्स एक डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्हें लेचेस कहा जाता है। ये फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन में वर्क करते, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से डेटा दिया 0, डेटा दिया 0। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया और इधर जो है वापस ये देखिए, ये इसका जो इनपुट इधर से 0 दिया, एक बार पूरा समझ, इसको 0 दिया, ठीक है, 0 जनरेट हुआ, ये गया इधर एज इनपुट, इस यहाँ से भी 0 दिया, दोनों से 0 0 से रिवर्स वैल्यू आएगी। रिवर्स वैल्यू कैसे? जब दोनों ही 0 है वो आगे ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब रिवर्स वैल्यू, दोनों 0 0 का रिजल्ट 0 आना चाहिए, पर चूंकि रिवर्स हो गया, नोट हो गया तो 1 हो गया, तो ये 1 यहाँ पे आया। तो 0 और 1 जो है इन दोनों का जो रिजल्ट 1 आना चाहिए, पर चूंकि आगे नेगेटिव लिखा है तो 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एसआर, इसको एसआर लेच बोलते हैं। ये एस इनपुट है, आर इनपुट है, इस तरह से जो वैल्यूज दी जाती है। तो ये आपके रजिस्टर्स हैं, ये खाली एक बार में 1 बिट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिट जितना डेटा होल्ड करके रख सकते हैं, और 2 बिट भी तब जब 2 इस टाइप से एसआर लेच बनाए जाएँ। ठीक है, तो रजिस्टर बहुत ही मिनिमल स्टोरेज होता है, ना के बराबर, और ये सिर्फ सीपीयू के पास होता है। सीपीयू उसके अंदर बहुत ही माइनर, क्योंकि जब 1 सेकंड में सीपीयू लाखों एग्जीक्यूशन कर लेता है, तो आप सोचो कितने कम टाइम के लिए इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो अबाउट सीपीयू, मेमोरी कंसेप्ट, एएलयू, सीयू एंड स्टोरेज यूनिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सीपीयू के तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।